आते हैं और आपके पास टाइम बताते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले जो यूनिक केसेस हैं प्रीपोजिशन के कौन से प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये दो प्रीपोजिशंस सुने होंगे। गुड, एक होता है आपके पास गुड एट, और दूसरा होता है आपके पास गुड इन। तो एनीवन वांट्स टू टेल के ये कैसे यूज होते हैं, गुड एट और गुड इन, कब और कैसे यूज होते हैं। जी, एनीवन फ्रॉम योर साइड वांट्स टू टेल के गुड इन और गुड एट कैसे यूज होते हैं। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल आई एम गुड इन पेंटिंग्स, तो क्या ये जुमला ठीक है? आई एम गुड इन पेंटिंग्स, क्या ये जुमला ठीक है आपके पास? सुमित सेज यस, इट्स करेक्ट सेंटेंस। एनीवन फ्रॉम योर साइड, और कोई बताना चाहे क्या ये जुमला ठीक है प्रीपोजिशंस के हिसाब से, आई एम गुड इन पेंटिंग्स। तो ये जुमला जो है आपके पास, जो मैंने लिखा है आई एम गुड इन पेंटिंग्स, ये प्रीपोजिशंस के हिसाब से गलत है। बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स और योर एबिलिटीज, तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम गुड इन पेंटिंग्स। आप जब अपने स्किल्स के बारे में बात करेंगे, आप अपनी एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ प्रीपोजिशन एट यूज होती है, जो कि करेक्ट होती है। वहाँ इन यूज कभी भी नहीं होगा। तो ये अपने माइंड में रख लें कि व्हेन वी टॉक अबाउट एबिलिटीज और स्किल्स, तो तब हम एट यूज करते हैं। आई एम गुड एट पेंटिंग्स, आई एम गुड इन पेंटिंग्स नहीं होगा। ओके, आर यू क्लियर? यस सर। ओके। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सेप्शनल केस था। और उसके बाद जो होते हैं हमारे पास सुपीरियर, इंफीरियर, ये आपने में भी सुने हो। तो मैं लिखता हूँ सुपीरियर, इंफीरियर, के बाद आता है सीनियर, के बाद होता है जूनियर। तो इनके साथ अगर मैं जुमला, आपने बहुत बार जुमला सुना होगा, आई एम सीनियर, आई एम सीनियर देन आसफा। क्या ये जुमला ठीक है आपके पास? आपके पास नो सर। वाई? सर शायद यहाँ पर टू आएगा। जी, यहाँ पे ये भी एक्सेप्शनल केस होता है आपके पास। यहाँ पे तो आएगा देन की जगह। आप ये जो देन देख रहे हैं वो नहीं आता। ये जो चार वर्ड्स मैंने लिखे हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, इनके साथ हमेशा आपके पास तो लगता है, देन नहीं आएगा। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, आप और जो भी वर्ड्स हैं कंपैरिजन के, आई एम टाल देन हफ्जा, आई एम टाल देन डैश डैश, तो उसमें देन यूज कर सकते हैं। लेकिन सीनियर जब आएगा, इंफीरियर जब आएगा, जूनियर, ये जो चार वर्ड्स हैं वो आप रिमेम्बर कर लें कि इनके साथ हमेशा तो लगता है। कभी भी इनके साथ देन नहीं लगाइएगा। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं इस तरह के आते हैं
इन जो है आपके पास एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, यूनिक केसेस वहां से दे देते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जब सुपीरियर यूज हो, इंफीरियर यूज हो, सीनियर यूज हो, जूनियर यूज हो, तो इनके साथ तो लगता है, कभी भी देन नहीं लगता। आई होप यू गॉट इट। यस सर, और क्लियर। ओके, एक अदर हमारे पास बात करें तो एक और एक्सेप्शनल केस होता है हमारे पास, जिसको हम, ये आप नोट करते जाएं। मेड ऑफ, और दूसरा होता है आपके पास मेड फ्रॉम। दी, और मैं जुमला लिखता हूँ आपसे पूछने के लिए। जुमला है आपके पास, दी चेयर इज मेड ऑफ वुड। इज इट करेक्ट सेंटेंस? दी चेयर इज मेड ऑफ वुड, इज इट करेक्ट सेंटेंस? आप रिप्लाई कर दें, अगर आ रहा है या नहीं आ रहा, दैट्स एन अदर थिंग। रिप्लाई जरूर करें। आई हैव रिटन ए सेंटेंस, दी चेयर इज मेड ऑफ वुड, इज इट करेक्ट सेंटेंस? यस सर। Yes, is it? This is a correct sentence. Okay. So, any one of you from your side wants to define why we used made of? और एक मैं दूसरा जुमला लिखता हूँ, वो है threads are made from cotton. जी, ये दोनों सेंटेंसेस आपके हिसाब से सही हैं। The threads are made from cotton, the chair is made of wood। तो कोई डिफाइन करना चाहे कि एक जगह पे हमने मेड ऑफ यूज किया है, दूसरी जगह पे हमने मेड फ्रॉम यूज किया है, इसकी लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जी जी जी, मेरे अभी हिसाब अभी। से मेरे हिसाब से जी कि अगर दो ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई तीसरी चीज न्यू बन जाए तो उसको हम मेड फ्रॉम लगाएंगे। और एक चीज से कोई दूसरी चीज बन जाए, लाइक जैसे वुड है तो वुड ही ना, लेकिन उससे भी तो वुड ही की चीज भी बन रही है, तो हम उसमें मेड ऑफ लगा रहे हैं। और जो मेड फ्रॉम है, तो दो चीजें मिलके जो तीसरी चीज बना लें, तो शायद मे भी उसमें मेड फ्रॉम लगता हो। जी, बिल्कुल ठीक। जब हम किसी मटेरियल से एक चीज बनाएं और वो मटेरियल सेम रहे, उसकी फिजिकल शेप चेंज ना हो, होप यू अंडरस्टूड इट, कि अगर हम वुड से चेयर बनाएंगे तो चेयर की जो फिजिकल फॉर्म होगी वो भी वुड ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। when the physical form of product which we made from wood is remain same, तब हम made of यूज करते हैं। और जब हम मेड फ्रॉम तब यूज करेंगे जब हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिससे बना रहे हैं, बनने वाली चीज की फिजिकल जो शेप है वो चेंज हो जाए। अगर आप थ्रेड्स बनाते हैं कॉटन कपास से, तो आप धागे देखते हैं, कपास की फिजिकल शेप मुख्तलिफ होती है, और जो धागे आप कपास से बनाते हैं उनकी फिजिकल शेप मुख्तलिफ होती है। जैसे कि आप क्लॉथ्स बनाते हैं, कपड़े बनते हैं फैक्ट्रीज में, वो भी कॉटन से बनते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल फॉर्म देखें तो वो भी कॉटन से चेंज होती है। तो जिस जगह पे फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाए तो हम मेड फ्राम लगाते हैं, और जिस जगह पे फिजिकल फॉर्म सेम रहे, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो जाए, जैसे वुड को हमने शेप कन्वर्ट कर दी, चेयर बना दी, लेकिन उसकी फिजिकल फॉर्म सेम ही वुड ही है, तो उसे उस जगह पे हम यूज करते हैं मेड ऑफ। मतलब जी मटेरियल सेम हो रहा है। जी जी, मटेरियल सेम हो जाए। जी, समवन हैज रेज्ड द हैंड। जी आप बोलें।
सर अगर हम पानी को बनाते हैं मिसाल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो वहां पर क्या ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा? देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हैं? गैसेज हैं। जी। पानी क्या है? पानी क्या है? लिक्विड है। जी सर। जी। तो आप देखेंगे उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो रही है। जी जी। फिजिकल फॉर्म चेंज हो रही है, तो आपके हिसाब से अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि कौन सी चीज लगाना चाहिए, कौन सी प्रीपोजिशन लगानी चाहिए। तो ये मेड फ्रॉम सर। मेड फ्रॉम, परफेक्ट। तो ये आपको थोड़ा लॉजिक दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाए तो मेड फ्रॉम, जब फिजिकल फॉर्म रिमेन सेम तो मेड ऑफ। आई होप यू गॉट इट। क्लियर सर। ओके। आप ये नोट करते जाएं, क्योंकि स्लाइड्स में सिर्फ एक ही स्लाइड पे काम करूंगा। सर आप इनके पीडीएफ्स नहीं बनाते जाते? पीडीएफ इनके बनाना, क्योंकि ये कुछ यूनिक केसेस हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस टेस्ट जो मैंने दिए अपने हिसाब से। तो वो किस चीज़ को एग्जाम वाले फोकस करते हैं और किस चीज़ पर रखते हैं, तो इनका पीडीएफ बनाना, थोड़ा हम भी बिजी होते हैं यूनिवर्सिटी के काम वगैरह में, तो इट्स काइंड ऑफ समथिंग डिफिकल्ट। लेकिन आई होप मैं आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा, सर सईद आपको शेयर कर देंगे रिकॉर्डेड लेक्चर। सर ओके। डोंट वरी। हाँ। तो और जो आगे चलते हैं हम, डाई ऑफ में भी आपने सुना हो, और दूसरा दूसरा होता है डाई फ्राम। जी। तो इनके भी मैं दो सेंटेंसेस लिख लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं उसको। ही, आपके पास सेंटेंस है, ही डाइड फ्रॉम मलेरिया। जी। आई हैव रिटन सेंटेंस ही डाइड फ्रॉम मलेरिया। तो क्या ये सेंटेंस सही है प्रीपोजिशन के हिसाब से? जी, आप आंसर देते जाएं, जिसको जो है अ, जो कुछ चीज समझ में नहीं आई रिपीट करवानी हो, तो अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आंसर प्लीज दिया करें। आ रहा है, नहीं आ रहा है? जी। कोई हैंड रेज कर रहा है? अगर नाम है शो हो रहा है या आपका नाम, तो प्लीज आप बोले। सर डाई ऑफ होगा। जी, सेंटेंस में डाई ऑफ होगा फ्रॉम की जगह पर, लेकिन क्यों? इसकी वजह क्या है? जी, आप कोई इसकी जी आप लॉजिक या जी आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं। जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी, अब आप एक चीज अपने माइंड में रख लें कि जब भी कोई बंदा, उसकी डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ डिजीज, वो एक्सटर्नल काज से नहीं मर रहा, वो उसकी डेथ हो रही है, उसकी डेथ का क्या काज क्या है? बिकॉज ऑफ डिजीज उसकी डेथ हो रही है, तो वहां पे हम डाई ऑफ लगाते हैं। जब समवन हैज डाइड बिकॉज ऑफ मलेरिया, अगर किसी की डेथ किसी डिजीज की वजह से हो रही है, जैसे कि मलेरिया, ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक, मतलब इस तरह के वाका डिजीज से हो रही है, तो उसके लिए हम डाई ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पे डाइड फ्रॉम नहीं होगा, आपके पास डाइड ऑफ होगा। और जब समवन डाई बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजन,
इन एन एक्सीडेंट, जैसे कि यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है, शी इज डाइड फ्रॉम ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। उसको कोई डिजीज नहीं थी, लेकिन उसने अल्कोहल ज्यादा पी ली थी। इट इज एन एक्सटर्नल रीजन। तो उस वजह से हम उस जगह पे डाइड फ्रॉम यूज करते हैं जब कोई बंदा या उसकी डेथ हो जाए बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजन, तो हम डाइड फ्रॉम यूज करते हैं। और किसी की डेथ हो जाए बिकॉज ऑफ डिजीज, तो उसके लिए हम डाई ऑफ यूज करते हैं। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आई कैन रिपीट। क्लियर सर। ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस। तो आपके पास एक दूसरी जो एक्सेप्शनल केस है, यूज होता है आपके पास एक फॉन्ड ऑफ, और दूसरा यूज होता है फॉन्ड इन। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। He is found in playing cricket. जी, एनीवन फ्रॉम योर साइड वांट्स टू टेल, क्या ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, ही इज फाउंड इन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है? नो सर, यहाँ पे फॉन्ड ऑफ होगा। जी, यहाँ पे फाउंड ऑफ होगा। ये जब भी आप बताते हैं कि आई एम फाउंड ऑफ, आई एम इंटरेस्टेड इन, आप उस जगह पे फाउंड ऑफ लगाते हैं, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये कभी भी फाउंड इन नहीं होता। तो रिमेंबर, जब भी आप कहेंगे ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन, तो वहाँ पे फाउंड ऑफ होता है, फाउंड इन नहीं होता। आई होप। सर सर मतलब इसका हम क्या अपने रीजन है? इंटरेस्ट। जी, ये फिक्स्ड होती है, इसकी कोई रीजन, आई होप कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है या कॉन्सेप्ट नहीं है। ये फाउंड ऑफ फिक्स होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, फाउंड इन नहीं कर सकते। सर फॉन्ड ऑफ का मतलब ही शौकीन है, तो सेंटेंस में अगर हम फॉन्ड इन डालें तो वो तो हमारा रोंग हो जाएगा ना, जबकि सारा क्लियर बता रहा है कि फॉन्ड ऑफ लगाने से ही पता नहीं, चलेगा कि उसका किस चीज में इंटरेस्ट है। फाउंड का जो मतलब होता है वो शौकीन होता है। फाउंड ऑफ जो है काइंड ऑफ एक कंप्लीट फिक्स्ड फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जिसको आप कह सकते हैं कि फाउंड ऑफ के साथ हमेशा, फाउंड के साथ हमेशा ऑफ ही लगेगा। जैसे कि सुपीरियर टू था, तो सुपीरियर इंफीरियर आपने पढ़े, सीनियर उनके साथ हमेशा टू लगता है, देन नहीं लगता। तो इसके साथ भी हमेशा ऑफ लगेगा, इन नहीं लगता। आई होप यू गॉट इट। जी सर। ओके, मूविंग टू द फॉरवर्ड। फिर फॉन्ड इन का कोई एग्जांपल। जी, सर फॉन्ड इन का कोई एग्जांपल दें। फाउंड इन रॉन्ग है, गलत है, उस मतलब यूज ही नहीं होता आपके पास। फाउंड इन एक गलत प्रीपोजिशन है। आपके ओके पास सर। सेंटेंस फाउंड इन दिया जाएगा, लेकिन वो एरर होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो होती है आपके पास, एक होती है मेरी टू, और दूसरा होती है मेरी विद। एनीवन फ्रॉम योर साइड? जी, एग्जांपल मैं देता हूँ। सीता इज मैरिड विद राम। जी, ये सेंटेंस करेक्ट है जो मैंने लिखा है, सीता इज मैरिड विद राम। टू आएगा सर यहाँ पर शायद। जी, यहाँ पे भी मेरी के साथ हमेशा जब प्रेपोजिशन लगती है वो टू लगती है।
जो है विद नहीं होती, जिस तरह सुपीरियर के साथ टो लगता है, यहाँ पे भी मेरिड के साथ मेरिटो होता है, तो मेरिटो होगा। मेरिड विद कभी भी नहीं होगा। सो रिमेंबर इट, मेरिटो इज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन यूज्ड विद। मेरिटो होता है, मेरिड विद नहीं होता। यह भी फिक्स्ड होती है, इसके पीछे भी कोई मतलब लॉजिक आप कह सकते हैं या कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास होती है ये जो आपके पास लिख रहा हूं मैं, इंक इन, ये प्रीवियस टेस्ट का एक क्वेश्चन था इस पर, इंक विथ। मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ फिर समझते हैं इसको। she wrote she wrote की जगह inked with, she inked with the letters। जी, ये सेंटेंस करेक्ट है। एनीवन फ्रॉम योर साइड वांट्स टू टेल, शी inked with the letters। सर वैसे तो इनके के साथ एन ही आता है। जी, इनक्ड इंक इन आता है हमेशा, इंक विद नहीं होता। अच्छा, इंक इन का मतलब क्या होता है? एनीवन फ्रॉम योर साइड, ये प्रीवियस टेस्ट का क्वेश्चन था। शी इंक्ड डैश डैश दी लेटर्स, तो उसके साथ इन भी दिया गया था, विद भी दिया गया था, तो करेक्ट तो इन है, इनके साथ इन आता है। लेकिन इन की मीनिंग क्या होती है यहाँ पे? करेक्ट जो होगा वो होगा आपके पास विद नहीं होगा, इन होगा। शी इन लेटर्स, दी लेटर्स नहीं, आप इन लेटर्स। अच्छा, कोई मीनिंग बताना चाहे इनकी? जी, आपके पास कोई इनकी मीनिंग बताना चाहे आपकी तरफ से? एनीवन फ्रॉम योर साइड वांट्स टू टेल द मीनिंग ऑफ इन? अच्छा, ओके, इन की मीनिंग होता है टू राइट। टू राइट जो है आपके पास इन की मीनिंग होती है, ये आप लिख लें। टू राइट इज द मीनिंग ऑफ इन। और इन विद जो है इसकी गलत फॉर्म है, ये गलत प्रीपोजिशन है, कभी भी यूज नहीं होती। तो आप जब भी कहेंगे तो इन के साथ इन होता है। शी इनक्ड इन लेटर्स मतलब शी रोट लेटर्स। आई होप यू गॉट इट। इनके साथ हमेशा इन यूज होगा, कभी भी विद यूज नहीं होगा। शी इनक्ड इन लेटर्स, और इनक्ड इन का मतलब होता है रोट करना, लिखना, राइट करना। शी रोट लेटर्स। ओके, आई होप यू गॉट इट। जी तो सर। ओके, और ये तो कॉमन प्रीपोजिशंस हैं आपके पास, जैसे कि सिंस हो गया, इसका आपको आइडिया होगा शायद, और फार हो गया। जी, एनीवन फ्रॉम योर साइड वांट्स टू टेल के हम फार कहाँ पे यूज करते हैं, सिंस कहाँ पे यूज करते हैं? सर एक होता है सेंस, होता है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम।
जी, सिंस होता है हमेशा, सिंस जो शो करता है आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। जी आप बताएं, और जो फार है वो क्या शो करता है? सर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, कोई एग्जांपल आप देना चाहें तो दे सकते हैं। आई थिंक जी, इसका सिंस होता एग्जांपल है है पॉइंट He is ऑफ टाइम। taking since morning. जी मेरे पास आवाज नहीं आई, थोड़ा आप ऊंचा बोलेंगी प्लीज। फार यूज होता है आपके पास जो है लेंथ ऑफ टाइम आप कह लें, लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के लिए यूज होता है आपके पास, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी फार यूज होता है। तो एनीवन फ्रॉम योर साइड कोई एग्जांपल देना चाहे सिंस का तो दे सर सकता सिंस है। सर सिंस के लिए शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। जी, सिंस मॉर्निंग एक पॉइंट बता रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट के मॉर्निंग से वो खत लिख रही है। और अगर कोई फार का एग्जांपल देना चाहे तो एग्जांपल दे सकता है। आपके पास सेंटेंस में लिख देता हूँ सिंस का एग्जांपल। ही सेंस हैज, सेंस का एग्जांपल बताएं। जी सिंस का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जी। ही हैज, मैं बता रहा हूँ। जी जी बताएं बताएं, आप बताएं। आई एम अटेंडिंग दिस लेक्चर सिंस 11 AM। जी परफेक्ट। आई एम अटेंडिंग, आई एम अटेंडिंग नहीं होगा यहाँ पे, फिर क्योंकि आई हैव ये, बीन अटेंडिंग दिस I लेक्चर। have been सर होगा। टेंस यस के यस लिए पर, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होना जरूरी है। आई हैव जी बीन जी अटेंडिंग जी दिस जी लेक्चर जी सिंस 11 AM। जी जी जी। ही हैज बीन अटेंडिंग लेक्चर दिस लेक्चर सिंस 11 AM। सिंस 11। परफेक्ट। अगर कोई फार का एग्जांपल देना चाहे तो जो ड्यूरेशन गुजर गया है ना, इस क्लास को 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो फार का यूज आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं कि अगर कोई फार का एग्जांपल देना चाहे तो वो भी दे सकता है। सर फार के लिए आई वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स यस्टरडे। ओके, आई वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, या आप एग्जांपल ले सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। अगर क्लास के हिसाब से दूं तो फहीम इज, फहीम इज बीइंग taking this class for, आप कह सकते हैं 30 मिनट्स। तो ये आपके पास ड्यूरेशन आ गई कि फहीम ने कितने ड्यूरेशन के लिए क्लास ली कि फहीम हैज बीन टेकिंग दिस क्लास फॉर 30 मिनट्स, और ही हैज बीन अटेंडिंग दिस क्लास, और फहीम हैज बीन टेकिंग दिस लेक्चर सिंस 11। ये आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट आ गई। जब आपको ड्यूरेशन दिया गया हो तो आप सिंस लगाएं, पॉइंट दिया गया हो एग्जैक्ट तो उसके लिए सिंस लगाएंगे। अब जब आपको ड्यूरेशन दिया गया हो, लेंथ दी गई हो टाइम की, जैसे कि 30 मिनट्स, तो फिर आप फार लगाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। Yes sir. ओके। सर जी जी सर आई जी हैव अ जी जी क्वेश्चन। जी जी सर जी हमने जी पढ़ा था कि सिंस के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का होना जरूरी है। क्या सर ये जी स्टेटमेंट सही है? जी परफेक्ट है, सही है, आप कह सकते हैं। फिर एक ओके सर। जो दूसरे टेंसेस आ जाते हैं उनके लिए हम फ्रॉम यूज करना शुरू कर देते हैं। फहीम इज टेकिंग दिस क्लास फ्रॉम 30 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स। फिर वो एक अलग जो है इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ये फार और सिंस है, आपने पढ़ाई ये जो होगा परफेक्ट में होगा, आई होप। यस सर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी बिल्कुल ठीक। ओके सर, थैंक तो यू।
तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं तो मोस्टली आपके पास क्वेश्चंस इस सीन्स में आते हैं जो हमने पढ़ा। अगर आप इसको देख लेते हैं, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके के सवालात आपसे टेस्ट में पूछे जाते हैं। लेकिन दूसरी जो आपके पास एट कहाँ यूज होगी, इन कहाँ यूज होगा, आपके पास ये भी प्रीपोजिशंस होती हैं ना, तो उनके रूल्स भी अलग हैं। हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में कि वो कैसे यूज करते हैं इन एट वाली प्रीपोजिशंस। जी, क्योंकि वो एक नया टॉपिक है फिर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए टाइम चाहिए। अभी हमारे पास 4 मिनट हैं। तो इफ आप अगर फ्री हैं, अगर कह देते हैं कि मैं वो लेक्चर आज ही लूं, तो फिर आज ही मैं फ्री हूं तकरीबन 40 मिनट तक, तो वो लेक्चर भी आज ही ले लेते हैं। वरना उसका लेक्चर जो होगा, जो ये प्रीपोजिशंस होती हैं, वो बाद में उसका लेक्चर ले सकते हैं हम। मैं ले सकता हूँ कल या सुबह, कल कल को मैं उसका लेक्चर ले लेता हूँ। अगर आज आप फ्री हैं तो आई कैन 40 मिनट तक हाँ, मुझे आज ही आज। ले लें सर आज। सर मैथ जी, सर मैथ्स की क्लास है अभी 20 मिनट में। अच्छा, मैथ की क्लास है तो फिर जो है क्योंकि वो नया टॉपिक है उसमें टाइम लगेगा, बहुत से रूल हैं, तो फिर आप मैथ की क्लास ले लें। सर आ, जी जी जी। सर ऐसा करें 4 बजे के बाद ले लें वो सेकंड लेक्चर। 4 बजे के बाद यार मुझे थोड़ा काम है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अभी थोड़ी मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चल रही हैं, थोड़े ऑनलाइन काम रहते हैं, तो उस वजह से नहीं या हो फिर सकता चार। रात को ही ले लें। फिर रात नहीं होगा, फिर जो मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर आपके पास मेरे पास संडे को टाइम होगा देने के लिए, क्लास लेने के लिए। हाँ तो ऐसे संडे कर ली है ना सर। जी जी, संडे को आपकी जो प्रीपोजिशंस हैं एट वाली, इन वाली, वो सारी हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। आई होप कि अगर आप इनके अलावा भी कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं जिनको मैं आपको कुछ पीडीएफ वगैरह सेंड कर दूंगा, आप उनसे पढ़ लीजिएगा। जो मतलब टेस्ट का मयार रखते हैं, स्टैंडर्ड रखते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सिंस फॉर्म, जो एक्सेप्शनल प्रीपोजिशंस के केसेस हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ मटेरियल, तो वो ऑलमोस्ट गलत कर देते हैं। जो एट आपके पास इन ऑफ वाली प्रीपोजिशंस हैं, ये आई होप के 10th तक पढ़ाई जाती हैं, और इनका जो फिर आगे टेस्ट में इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, टेस्ट दी है, उसके हिसाब से आई haven't seen that type of questions in the test। जी, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? जी, फहीम अगर आप बताना चाहें तो आपको आज का लेक्चर समझ में आया? जी फहीम, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी जी, सुमित कुमार आप बताएं। सर लेक्चर तो समझ में आया लेकिन प्रैक्टिस करेंगे और भी पीडीएफ वगैरह पढ़ी है तो उनमें से फिर भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सही सही, ठीक ठीक। सर आपके क्योंकि पास इनकी भी, इनके सर हाँ एमसीक्यूज बताएं। होंगे सर, प्रैक्टिस के लिए वो ग्रुप में भेज दें। जी जी, मैं एमसीक्यूज देखता हूँ आपके पास, आपको मैं सेंड कर देता हूँ आज ही। डोंट वरी, आप प्रैक्टिस करें। आपको जो चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं काइंडली मैसेज करके, डोंट वरी। अच्छा, मैंने सर आपको मैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेंड की थी आपको आ, कल वाले लेक्चर की, तो काइंडली उसको देख लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो कुछ डिफिकल्ट नहीं,
तो आप अगर वो कर लेते हैं तो उस हिसाब से फिर जो आईबीए की टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस दी जाती हैं वो मॉडरेट होती हैं, इतनी टफ नहीं होती। तो अगर वो कर लेते हैं आप तो you will easily tackle the reading comprehension portion in the IBA test। जी सुमित कुमार। सर ये मेरे पास वर्कशीट पड़ी है, कहो तो भेजें। किसकी? प्रेपोजिशंस की? प्रेपोजिशन वगैरह जो मिक्स टॉपिक, ये सारे टॉपिक की पड़ी है, प्रेपोजिशन की पड़ी है।